वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राकेश सिंह आरकेजीएस एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो से फ़ायदा हो रहा होगा। और मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि मैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ आईएएस को लेकर के एंशिएंट हिस्ट्री से वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। और आज ये मेरा एंशिएंट हिस्ट्री से जो वीडियो है ये आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, महाजनपद काल से है। और इस महाजनपद काल से कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं, तो मैं आईएमपी चीज़ को टच करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश मेरी यही रहती है कि अधिक से अधिक फैक्ट आपके क्लियर हो जाएँ और किसी नोट्स की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं महाजनपद काल कब से शुरू होता है और कहाँ से मेनली ये किस स्टेट से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले फैक्ट में कि उदय का कारण क्या रहा है। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, जो गंगा यमुना का दोआब इलाका है और बिहार में ये 2 इलाके जो थे, और ये वाला मेनली इलाका उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये बिहार। तो गंगा यमुना दोआब और बिहार में लोहे के अत्यधिक प्रयोग ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था, खासकर इकोनॉमिकल क्षेत्र में। तो इसने क्या परिवर्तन लाया कि इसमें अधिशेष उत्पादन मतलब जो कृषि संबंधित उत्पादन हो रहे थे, उसका उत्पादन अब खाने में से ज़्यादा होने लगा। तो इससे एक नवीन आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया था और इसी नवीन आर्थिक व्यवस्था ने महाजनपदों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन ए और आर करके या वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि पद जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलते हैं, उनके उदय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किन चीज़ों ने अदा की थी? तो हमारा ऑप्शन यही जाएगा कि लोहे के अत्यधिक प्रयोग, यानी लोहे की संपूर्ण जानकारी और उसके द्वारा कृषि यंत्रों का मतलब अधिक से अधिक प्रयोग हुआ, जिससे कृषि उत्पादन अधिशेष ने एक नवीन आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया और यही महाजनपदों के उदय का मेन कारण रहा है। दूसरे फैक्ट में देखा था तो महाजनपद कि ये जो महाजनपदों का जो उदय हुआ था, ये कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। भी आईएमपी फैक्ट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक शक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ था। अब यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बने हुए हैं कि जो महाजनपद जो हमको देखने को मिलते हैं, उनका ज़िक्र कहाँ पे हुआ है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम है अगंतुर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो बौद्ध ग्रंथ, अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र में तत्कालीन कितने महाजनपदों का ज़िक्र हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किन ग्रंथों में? इन 2 ग्रंथों में। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है? अगला फैक्ट देखा जाए, उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे, ये उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे, वही उन्होंने ही जनपदों का रूप ले लिया था। भी आईएमपी फैक्ट है। ये सभी फैक्ट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी हैं। अब अगले फैक्ट में देखा जाए, प्रमुख महाजनपदों पे हम लोग दृष्टिपात करें तो सबसे पहले पहला जो शक्तिशाली महाजनपद हमको देखने को मिलता है वो था मगध, क्योंकि बाद में हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे महाजनपद थे जो बाद में मगध में शामिल कर लिए गए थे, क्योंकि ये शक्तिशाली था। तो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो हमारा ऑप्शन सीधे-सीधे मगध पे ही जाएगा कि मगध जो है सबसे शक्तिशाली था। और इसकी राजधानी प्रारंभिक क्या थी? तो गिरिब्रज थी, या जो वर्तमान में राजगीर जो जिला है बिहार का, वही उस समय गिरिब्रज कहलाता था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि गिरिब्रज का आधुनिक नाम क्या है? तो राजगीर है। बिहार के आधुनिक और ये मगध जो साम्राज्य फैला हुआ था, तो किस-किस जिले में विस्तृत था? तो हमारा ऑप्शन होगा गया में, पटना में और शाहाबाद जिलों में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बड़े एग्जामों में पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य निम्न में से किस जिलों के अंतर्गत आता था, तो हमें ये 3 जिले याद करके रखने होंगे, ठीक है? दूसरे महाजनपद की अगर बात किया जाए, तो दूसरा महाजनपद है कोशल। कौशल की अगर हम बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन खूब बन के आता है कि कौशल की राजधानी क्या थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। एग्ज़ाम में महाजनपद की राजधानियों से खूब क्वेश्चन बन के आता रहता है। और ये श्रावस्ती कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश का आधुनिक जो श्रावस्ती जो जिला है, उसका एक स्थल है। क्या है इसका? जिसका नाम सहेत और महेत है। यही सहेत और महेत उस समय क्या थे? कोसल जनपद के अंतर्गत आते थे। इन्हीं को
कोशल कहा जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। प्राचीन काल में कोसल महाजनपद था, यानी श्रावस्ती जिले का सहेत महत नामक स्थल ही प्राचीन काल में कौन सा महाजनपद था, तो कोसल महाजनपद था। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो सरयू नदी है, सरयू नदी कोसल महाजनपद को दो भागों में बांटती थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी कोसल महाजनपद को दो भागों में बांटती थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सरयू नदी बांटती थी। अगला देखा जाए, अब ये जो दो भाग हो जाते हैं कोसल के, तो एक था उत्तरी कोसल और एक था दूसरा था दक्षिणी कोसल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बना हुआ है कि उत्तरी कोसल की राजधानी क्या थी, तो हमारा ऑप्शन होगा श्रावस्ती थी, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दक्षिणी कोसल की राजधानी क्या थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कुशावती थी। ये दोनों क्वेश्चन VIMP हैं और एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। अब अगला जो फैक्ट बनता है कोसल से, तो ये कोसल महाजनपद का राजा कौन था, प्रसेनजीत था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है कि प्रसेनजीत किस महाजनपद से संबंधित है, किस महाजनपद का शासक था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कौशल का था। और ये बुद्ध का समकालीन था, हम लोग बौद्ध काल में इसको पढ़ चुके हैं प्रसेनजीत के बारे में, और उनकी समान आयु का था। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है कि निम्न में से कौन सा शासक जो था वो बुद्ध का समकालीन था या समान आयु का था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रसेनजीत था। हालांकि बुद्ध के समकालीन बहुत से शासक हुए हैं, लेकिन उनके समान आयु का सिर्फ प्रसेनजीत ही था। ठीक है, कोसल महाजनपद में ही शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था। तो यहाँ से भी क्योंकि गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य से शामिल थे, तो कपिलवस्तु जो है शाक्यों से संबंधित है। तो कपिलवस्तु जो था या शाक्य जो थे, ये किस महाजनपद के अंतर्गत आते थे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कोसल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और ये जो कपिलवस्तु गणराज्य था, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, तो हमारा ऑप्शन होगा सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है। और सिद्धार्थनगर जिले के स्थल किस स्थल से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पिपरहवा नामक स्थल से संबंधित है, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। ठीक है, कंस नामक राजा ने काशी को जीता था। यानी कि हम लोग कोसल महाजनपद पढ़ रहे हैं, तो कंस किस महाजनपद का राजा था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कंस कौशल महाजनपद का शासक था। और काशी को किसने जीता था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कंस ने काशी को जीता था। कंस का पुत्र महाकौशल था, यह भी कौशल महाजनपद से संबंधित था, और इसने काशी पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, कंस ने काशी को जीता था, लेकिन काशी पर प्रथम विजय किसने प्राप्त की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कंस ने प्राप्त की थी। और कंस का पुत्र कौन था, हमारा ऑप्शन जाएगा महाकौशल था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि काशी को पूर्णतः किसने विजित किया था या अधिकार किया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा महाकौशल ने काशी पर पूर्णतः विजय प्राप्त की थी और उसे कौशल कौशल राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया था। अब महाकौशल का पुत्र ये प्रसेनजीत था, जो काफी फेमस, अभी पीछे हम लोग देख चुके हैं कि ये वही प्रसेनजीत है जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था और महात्मा बुद्ध की आयु का था। ठीक है, अब कौशल महाजनपद से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। प्रसेनजीत का पुत्र कौन था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा विडब्बू को प्रसेनजीत का पुत्र था, और ये भी कौशल महाजनपद का शासक था। और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि कौशल महाजनपद का कौन सा शासक एक दासी का पुत्र था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रसेनजीत का पुत्र विडब्बू था। या इजी टू मॉडरेट वे में क्वेश्चन किया जाता रहा है कि ये किस कौशल महाजनपद के किस शासक ने एक दासी से शादी की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रसेनजीत ने की थी। ठीक है, अब कौशल महाजनपद से विडब्बू से भी क्वेश्चन बना हुआ है। विडब्बू ने किस पर आक्रमण किया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा शाक्यों पर आक्रमण किया था। विडब्बू ने शाक्यों पर आक्रमण किया था। शाक्य यानी गौतम बुद्ध किस गणराज्य के संबंधित थे, तो हमारा ऑप्शन है शाक्यों से संबंधित है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। और जब यह विडब्बू शाक्यों पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर डाला था, जब वापस लौट रहा था, तो अचिरावती यानी कि राप्ती नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा अचिरावती नदी, इसी को राप्ती नदी अब कहा जाता है। राप्ती नदी की बाढ़ में अपनी पूरी सेना के साथ बह गया था। तो राप्ती नदी या अचिरावती नदी के बाढ़ में कौन बह गया था, तो हमारा ऑप्शन होगा विडब्बू बह गया था। और ऐसा माना जाता है कि यह मतलब गौतम बुद्ध के गणराज्य पर आक्रमण करने का परिणाम उसको भोगना पड़ा था। ठीक है, अब अगला फैक्ट देखा जाए। अगला जो गणराज्य है वह है अंग भी बहुत ही VIMP है। अंग कहाँ पे
स्थित था तो वर्तमान बिहार में स्थित गणराज्य महाजनपद था, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि अंग गणराज्य के अंतर्गत वर्तमान में बिहार के कौन-कौन से जिले शामिल थे? तो ये भागलपुर शामिल था और मुंगेर जिले शामिल थे। अंगों की राजधानी क्या थी? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा चंपा थी। अंगनगर का वास्तुकार कौन था? एक बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंगनगर की स्थापना किसने की थी या वास्तुकार कौन था? तो हमारा ऑप्शन होगा कि महागोविंद था। अंग का राजा ब्रह्मदत्त से क्वेश्चन आया हुआ है। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के किस शासक को पराजित किया था? तो भट्टिय को पराजित किया था, ठीक है। बाद में क्या होता है कि बिंबिसार जो होता है, जो मगध का शासक था, इसने अंग को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि अंग को किसने सर्वप्रथम मगध के अंतर्गत शामिल किया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा बिंबिसार ने शामिल किया था, ठीक। चौथे गणराज्य की बात करें तो चौथा हमारा जो गणराज्य है वो है वज्जी। अब वज्जी कहाँ पे स्थित था? तो गंगा के उत्तर में आधुनिक तिरहुत प्रांत। ये तिरहुत प्रांत कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। तो वज्जी संघ भी बिहार में स्थित था। तो बिहार के तिरहुत प्रांत में ही प्राचीन वज्जी महाजनपद स्थित था, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ कि निम्न में से कौन सा महाजनपद 8 कुलों का एक संघ था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 8 कुलों का संघ वज्जी महाजनपद था। और इसी वज्जी महाजनपद के 3 कुल ज़्यादा प्रमुख थे या शक्तिशाली थे। कौन-कौन से? विदेह, वज्जी खुद और लिच्छवी। तो विदेह और लिच्छवी भी वज्जी महाजनपद के अंतर्गत स्थित थे। यही 3 सबसे शक्तिशाली थे, ठीक है। लिच्छवियों की राजधानी क्या थी? यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा वैशाली थी। और ये वैशाली जो है आधुनिक बिहार का जो वसाड़ है, वही उस समय वैशाली कहा जाता था, ठीक है। अगला अगला जो महाजनपद है वह है काशी। काशी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो काशी की राजधानी क्या थी? तो हमारा ऑप्शन है वाराणसी थी। और यही ब्रह्मदत्त शासक है जिसको हम थोड़ा-सा पीछे पढ़ चुके हैं। ब्रह्मदत्त किस महाजनपद का शासक था? तो ये काशी महाजनपद का शासक था ब्रह्मदत्त, वीआईएमपी है। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। अब अगला गणराज्य जो है वह है मल्ल। मल्ल कहाँ पे स्थित था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है, यही देवरिया जिला में ही प्राचीन मल्ल गणराज्य या मल्ल महाजनपद स्थित था। वीआईएमपी फैक्ट है, ठीक है। अब अगला फैक्ट अगर देखा जाए तो मल्ल महाजनपद के 2 भाग थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मल्ल महाजनपद के 2 भाग थे। मल्ल महाजनपद की जिसमें से एक की राजधानी कुशीनगर थी, दूसरे की राजधानी पावा थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से गौतम बुद्ध से संबंधित होने के कारण ये आता रहता है कि कुशीनगर या पावा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। अगला जो हमारा 7वां महाजनपद है वह है वत्स है। वत्स जो था वो आधुनिक जो है हमारा प्रयागराज जो है, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जो है, वही प्राचीन काल में वत्स महाजनपद कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता रहा है। और वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कौशाम्बी थी। अब एक पुराण है जिसका नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से पता चलता है कि हस्तिनापुर के राजा निचच्छू ने, ठीक है, निचच्छू ने हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि किसने जो है कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा निचच्छू ने बनाई थी। कहाँ से पता चलता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा विष्णु पुराण से पता चलता है। कौन सा प्राचीन नगर गंगा में बह गया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा हस्तिनापुर बह गया था, ठीक है। और इसके बह जाने के बाद ही निचच्छू ने इसको अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्ध के समय वत्स का शासक कौन था? तो पौरव वंश का शासक उदयन था। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो उदयन किस महाजनपद का शासक था? तो वत्स महाजनपद का शासक उदयन था। और उदयन किस वंश से संबंधित था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पौरव वंश से संबंधित था, ठीक है। अब उदयन से क्वेश्चन आता रहता है कि उदयन से ये जो उदयन जो शासक था, उदयन ने क्या किया था? अवंती का राजा जो प्रदोत था, इसके बारे में हम बौद्ध धर्म में पढ़ चुके हैं। अवंती का शासक जो प्रदोत था, उसकी कन्या जिससे उसका प्रेम संबंध था, अपहरण कर कौशाम्बी लाया। और बाद में जब अपहरण कर लेता है प्रदोत की कन्या का, तो बाद में प्रदोत भी क्या करता है? अपनी अनुमति प्रदान कर देता है। और उसकी अनुमति पा करके उदयन और जिसका अपहरण किया रहता है उसका नाम क्या रहता है? उस कन्या का नाम था वासव दत्ता। तो उदयन और वासव दत्ता का विवाह हो जाता है, ठीक है। तो वासव दत्ता किसकी कन्या थी? तो
प्रदोत की कन्या थी। और वासव दत्ता जो थी ये किस महाजनपद से संबंधित थी? तो ये अवंती से संबंधित थी। ठीक है? और इसका विवाह किससे हुआ था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा उदयन से हुआ था। यहाँ बौद्ध धर्म में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उदयन को बौद्ध मत में किसने दीक्षित किया था? तो पिंडोला, एक बौद्ध भिक्षु पिंडोला थे, इन्होंने उसको बौद्ध मत में दीक्षित किया था उदयन को। VIMP फैक्ट है, उदयन बौद्ध भिक्षु बन जाता है। कौशाम्बी में जो अभी हाल ही में उत्खनन कार्य हुआ था, वहाँ से उदयन का विशाल राजप्रसाद प्राप्त हुआ है। यानी कि कहाँ से उदयन का विशाल राजप्रसाद प्राप्त हुआ? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। अब अगला जनपद जो है पांचाल है, VIMP है। आधुनिक पांचाल कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश का जो रुहेलखंड वाला इलाका है, रुहेलखंड है। और रुहेलखंड के अंतर्गत कौन जिले आते हैं? बरेली आता है, बदायूं और फर्रुखाबाद जो आते हैं। तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले के अंतर्गत पांचाल महाजनपद शामिल था। ठीक है? अब यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। पांचाल जनपद के भी कितने भाग थे? तो 2 भाग थे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा गया है। उत्तरी पांचाल, पहला जो था उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा अहिच्छन्न है, या आधुनिक वर्तमान इसका नाम क्या है? रामनगर है। ठीक। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो काम्पिल्य थी, जिसका वर्तमान नाम क्या है? कंपिल था। तो यहाँ से क्वेश्चन खूब बने हुए हैं कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी और वर्तमान में इनका क्या नाम है। कान्यकुब्ज, जिसे नगर महोदय श्री, इस कान्यकुब्ज से भी क्वेश्चन आता रहता है, इसे नगर महोदय श्री की भी संज्ञा प्राप्त थी। नगर महोदय श्री। तो कान्यकुब्ज नामक जो प्रसिद्ध नगर था वह किस जनपद के अंतर्गत आता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पांचाल जनपद के अंतर्गत आता था। मूलतः पांचाल क्या था? एक राजतंत्र था, लेकिन मौर्य काल में यह क्या हो गया था? गणतंत्र हो गया था। अब अगला 9वां जो महाजनपद है वो है कुरु। अब ये कुरु महाजनपद से भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि कुरु महाजनपद जो प्राचीन काल में था वो किस एरिया में विस्तृत था? तो उत्तर प्रदेश का मेरठ और दिल्ली जो हमारी राजधानी है भारत की, और थानेश्वर वाला जो इलाका होता, ये कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कुरु महाजनपद के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते थे या नहीं थे? तो ये सारे फैक्ट VIMP है। कुरु की राजधानी क्या थी? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा इंद्रप्रस्थ थी। और कुरु महाजनपद हस्तिनापुर जो था ये कुरु महाजनपद के अंतर्गत ही आता था, और महाभारत काल में हम लोगों ने देखा है कि ये काफ़ी फेमस स्थान था। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? तो कौरव्य था। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि महात्मा बुद्ध के समय में कुरु जनपद का राजा कौन था? तो हमारा ऑप्शन होगा कौरव्य था। अगला जो 10वां महाजनपद है वो है अवंती, काफ़ी VIMP है। और अवंती आधुनिक जो मालवा वाला एरिया है, और मध्य प्रदेश का कुछ भाग इस जनपद के अंतर्गत शामिल थे। अवंती के कितने भाग थे? 2 भाग थे। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बने हुए हैं। एक है हमारा उत्तरी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी अगर पूछता है तो हमारा ऑप्शन होगा उज्जैन है। दक्षिणी अवंती की राजधानी में हमारा ऑप्शन होगा महिष्मती। ठीक है? दोनों क्वेश्चन पूछे भी गए हैं खूब। और अगर गौतम बुद्ध के समय की बात किया जाए तो गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा कौन था? तो ये चंद्रप्रदोत था। यही चंद्रप्रदोत बहुत VIMP, यहाँ से खूब क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं चंद्रप्रदोत के बारे में। जब हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़िक्र आएगा इसका। फिर चंद्रप्रदोत को कौन-सी बीमारी हो गई थी? तो हमारा ऑप्शन होगा पीलिया, जिसको पांडु रोग भी कहा जाता है। तो चंद्रप्रदोत जब पांडु नामक बीमारी से पीड़ित हो गया था, ग्रसित हो गया था, तब मगध के शासक बिंबिसार ने, किसने? मगध के शासक बिंबिसार ने, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक था। जीवक को उसका उपचार करने के लिए भेजा था और उसने उसको ठीक भी कर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक था, या चंद्रप्रदोत की पीलिया नामक बीमारी से रक्षा किसने की थी या किसने उपचार किया था? तो जीवक ने किया था। या चंद्रप्रदोत किस बीमारी से ग्रसित था? तो पांडु बीमारी से ग्रसित था, या पीलिया नामक बीमारी से ग्रसित था। और यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, शिशुनाग जो था, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य मगध में शामिल कर लिया था। जैसे कि बिंबिसार ने अंग को जीत करके मगध में शामिल किया था, उसी प्रकार शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में शामिल किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि अवंती को किसने सर्वप्रथम जीत करके मगध साम्राज्य में शामिल किया था? तो हमारा ऑप्शन होगा शिशुनाग ने। ठीक है? अगला जो
गणराज्य है। 11वां चेदी है, ये उत्तर प्रदेश का आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र ही प्राचीन समय में क्या कहलाता था? चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ये चेदी महाजनपद किसके अंतर्गत आता था? तो हमारा ऑप्शन उत्तर प्रदेश होगा, और अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश का जो एरिया अगर देता है तो ये बुंदेलखंड होगा, ठीक है? और बुंदेलखंड इलाके में लगभग 7 जिले शामिल हैं। चेदी महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? तो हमारा ऑप्शन होगा यमुना नदी के किनारे स्थित था। चेदी की राजधानी क्या थी? तो सोत्तीवती थी। VIMP क्वेश्चन है, IS, PCS, RO, ARO, TST, PST में खूब क्वेश्चन चेदी से पूछा गया है कि चेदी की राजधानी क्या थी? तो सोत्ती। अगर महाभारत काल में बात करें तो महाभारत काल में चेदी का शासक कौन था? वही शिशुपाल शिशुपाल था, वही शिशुपाल जिसका कृष्ण ने वध किया था। अगला 12वां महाजनपद है शूरसेन, ये VIMP है। तो शूरसेन महाजनपद उत्तर प्रदेश का आधुनिक जो ब्रजमंडल है वही उस समय क्या था? तो शूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है? और शूरसेन की राजधानी क्या थी? तो हमारा ऑप्शन होगा मथुरा थी। शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। अब यूनानी लेखक ने शूरसेन को किस नाम से कहकर के पुकारा है? तो हमारा ऑप्शन होगा यूनानी लेखक शूरसेन को शूर से नोई नाम से, तथा मथुरा को किस नाम से पुकारते थे? तो हमारा ऑप्शन होगा मेथोरा नाम से संबोधित करते थे, या पुकारते थे, या पुकारा है। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौन था? बुद्ध के समय में या बुद्ध का समकालीन यहाँ का कौन राजा था? तो हमारा ऑप्शन होगा अवंतीपुत्र यहाँ का राजा या शासक। अब अगला महाजनपद जो कि 13वां VIMP है, यहाँ से खूब क्वेश्चन बने हुए हैं। अशमक, ये अशमक जो है आंध्र प्रदेश में, ये महाजनपद आंध्र प्रदेश में स्थित था, और किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के तट पर यह महाजनपद स्थित था। और यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि 16वें महाजनपद में कौन दक्षिण भारत में स्थित था? तो हमारा ऑप्शन यही होगा कि यही महाजनपद जो है अशमक जो है दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था एकमात्र, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि अशमक की राजधानी क्या थी? तो पोतन या पोटिल इसकी राजधानी थी। VIMP फैक्ट है, इसकी राजधानी का नाम भी काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है? ये गलती से यहाँ पे लिख दिया गया है। अगला महाजनपद देखा जाए मत्स्य, 14वां जो है मत्स्य है। और मत्स्य महाजनपद किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा राजस्थान के अंतर्गत आता है, और जयपुर के पास स्थित था। जयपुर में नहीं, जयपुर के पास स्थित था। और मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी जिसका नाम विराट नगर था, तो विराट नगर इसका क्यों नाम पड़ा था? तो विराट नामक संस्थापक विराट ने ही इसकी स्थापना की थी विराट नगर की, इसलिए इस महाजनपद की राजधानी का नाम क्या पड़ गया? विराट नगर पड़ गया था। और मत्स्य महाजनपद किस जिले के अंतर्गत आता है? तो हमें इन 2 जिलों को याद करके रखना है, अलवर और भरतपुर जो हमारा जिला है राजस्थान का, यही प्राचीन काल में क्या था? यही प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद था, ठीक है? अब अगला महाजनपद हम लोग 15वां देखते हैं। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बने हुए हैं। कम्बोज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तरापथ में एकमात्र कौन सा महाजनपद स्थित था? तो हमारा ऑप्शन होगा कम्बोज महाजनपद स्थित था। और वर्तमान में जो राजौरी और हजारा जो जिले हैं, यही क्या थे? ये कम्बोज महाजनपद इसी के अंतर्गत शामिल थे, राजौरी और हजारा जिले के अंतर्गत। VIMP फैक्ट है। अब कम्बोजों की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी, कम्बोज महाजनपद की राजधानी राजपुर या हाटक, जो भी ऑप्शन दे वही आपका होगा, या दोनों है तो दोनों है। अब चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र बहुत ही फेमस है। अर्थशास्त्र में कम्बोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बना हुआ है कि महाजनपदों में किस महाजनपद को चाणक्य ने वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है? तो हमारा ऑप्शन है कम्बोज महाजनपद को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। वार्ता शस्त्रोपजीवी का मतलब क्या होता है? यानी कि कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र के द्वारा जीविका चलाने वाला। यानी यहाँ के इस महाजनपद के लोग जो थे वो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र के द्वारा जीविका चलाते थे, ठीक है? यहाँ से भी ये भी फैक्ट बहुत VIMP है। अगला, कम्बोज अपने उत्कृष्ट घोड़ों के लिए फेमस था। कम्बोज किसके लिए फेमस था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा घोड़ों के लिए फेमस था। निम्न में से कौन सा महाजनपद घोड़ों के लिए फेमस था? तो हमारा ऑप्शन होगा कम्बोज के लिए। चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप कर ले जाएंगे। अब अंतिम महाजनपद को हम लोग देखते हैं, 16वां गांधार। यह आधुनिक पाकिस्तान, ठीक है? ये पाकिस्तान, आधुनिक जो पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी वाला जो इलाका है या जो क्षेत्र है, इसी में गांधार महाजनपद स्थित था। गांधार की राजधानी क्या थी? कई बार एग्जाम में आया है, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा तक्षशिला थी। और रामायण, रामायण जो धर्म ग्रंथ है हिंदुओं का हमारा, इससे पता चलता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। अगर क्वेश्चन करता है कि
गांधार महाजनपद की स्थापना किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा तक्ष ने की थी। तक्ष किसका पुत्र थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा भरत के पुत्र थे। ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बना हुआ है और किस ग्रंथ से पता चलता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा रामायण से पता चलता है। ठीक है? पुष्कलावती, ये पुष्कलावती बहुत ही वीआईएमपी है। ये पुष्कलावती नामक जो प्रसिद्ध नगर था किस महाजनपद के अंतर्गत था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये गांधार महाजनपद के अंतर्गत पुष्कलावती नगर शामिल था। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। और ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, चूंकि महाजनपदों का उदय ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में गांधार का राजा कौन था? पुष्कर सरीन था। और पुष्कर सरीन ने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को पराजित किया था। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि गांधार के किस शासक ने किस शासक को पराजित किया था? तो पुष्कर सरीन ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत को पराजित किया था। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली की अगर बात करें तो सबसे शक्तिशाली मगध था, लेकिन मेनली 4 शक्तिशाली थे। तो कौन-कौन से? मगध, कौशल, अवंती और वत्स, ये 4 शक्तिशाली महाजनपद थे। तो ये रहे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन-कौन से शक्तिशाली थे, तो हमें इन चारों का नाम याद करके रखना है कि यही मेन शक्तिशाली थे। तो यहाँ से खूब क्वेश्चन बने हुए हैं। तो महाजनपद से मैंने पूरे फैक्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। फिलहाल आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जितने भी जितनी भी चीज़ें मैं उपलब्ध करा रहा हूँ इसका आप फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाएँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको, मैंने कहा कि किसी प्रकार के अन्य नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी आईएमपी फैक्ट होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, मैं उसको वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस समय मैं प्राचीन इतिहास से सभी आईएमपी चैप्टर्स को जब तक कि एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का नहीं हो जाता है, तब तक मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।